सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम अपने YouTube में लेकर के आए हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मतलब कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब जनसंख्या के संदर्भ में इस टॉपिक को लाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि UNPF जो 1950 से वैश्विक जनसंख्या के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आबादी है अब वो चीन से अधिक हो गई है। ये आबादी हमारी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। ये कोई खुश होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये आबादी इसी ओर इशारा कर रहा है कि हम लोग अब विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र के नागरिक हैं। आप सबको ये भी पता है कि भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.42% ही अवेलेबल है, जबकि हमारी आबादी आज विश्व की आबादी के लगभग 20% होने को आई है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिन में ये जो मानव का विशाल सागर खड़ा होगा या खड़ा हो रखा है, इसको किस तरीके से समाहित किया जाएगा, कैसे उनके लिए रोजी रोजगार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, ये बड़ा ही विचारणीय विषय है। और इसी संदर्भ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो जनसंख्या नीति लाए जाने की लगातार बात हो रही है, उसको अब गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। न सिर्फ भारत सरकार को बल्कि देश के तमाम नागरिक को ये बात सोचनी होगी कि आबादी का नियंत्रण कितना आवश्यक है, अन्यथा ये जो मानव संसाधन है ये संसाधन न रह करके समस्या के रूप में उभर करके सामने आएगा। तो इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन खैर ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर बात करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको कि हिंदी में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, सबसे पहले इस सिद्धांत को बताने का काम 1929 में W.S. थॉमसन ने किया था। W.S. थॉमसन ने किया था। हालांकि उन्होंने ये विचार या ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के संदर्भ में जरूर बताया, लेकिन 1945 में इसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम नॉटेस्टिन के द्वारा किया गया था। नॉटेस्टिन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के संदर्भ में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया। इसीलिए नॉटेस्टिन को ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। डेमोग्राफी, जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोग्राफी मतलब कि जनसंख्या का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, और जब जनसंख्या परिवर्तन के दो अवस्थाओं के बीच का अनुमान किया जाता है, आकलन किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या जो होती है वो बर्थ रेट और डेथ रेट, इसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है कि उस देश में जन्म दर की स्थिति क्या है, मृत्यु दर की स्थिति क्या है। इसके आधार पर जनसंख्या परिवर्तन के दो अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जन्म दर का मतलब यह हुआ कि प्रति 1000 की आबादी पर जीवित जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, 1000 की आबादी पर जीवित जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये परिभाषा जान लेना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि इसकी व्याख्या जन्म दर और मृत्यु दर के ही आधार पर होगी। तो नॉटेस्टिन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को बताया था, और इस थ्योरी के आधार पर जो अर्थशास्त्री हैं वो जनांकीय परिवर्तन की दो अवस्थाओं की जानकारी 4 स्तर पर करते हैं।
4 स्तरों पर इसका आकलन करते हैं। पहला स्तर को बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज, अगर हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग उच्च स्थैतिक अवस्था। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो पहले तो यही क्वेश्चन एक बन जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का पहला अवस्था क्या कहलाता है, तो उच्च स्थैतिक अवस्था या हाई स्टेशनरी स्टेज। ये क्या है, इसको भी हम लोग लगे हाथ समझ लेते हैं। ये जो हाई स्टेशनरी स्टेज है, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र की विशेषता को बताता है। ऐसे जो राष्ट्र होते हैं, यहां अशिक्षा होता है, यहां पर गरीबी होती है, यहां पर बेरोजगारी होती है, और अर्थव्यवस्था जो है वो प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में जहां की टूल टेक्नोलॉजी भी परंपरागत रूप वाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यहां पर जन्म दर उच्च होता है और साथ ही साथ मृत्यु दर भी, डेथ रेट भी अधिक होती है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के पहले अवस्था की विशेषता है, जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोनों ही ऊपर होते हैं, लेकिन जब हम लोग ये पाते हैं कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो इसका मतलब कि वास्तविक रूप से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो आबादी जन्म लेती है वो मृत्यु के काल में चली जाती है। रीजन यह होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, यहां पर लोगों को बेहतर भोजन नहीं मिल पाता है, और रूढ़िवादी समाज होता है, जिसके कारण से ये स्थिति होती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का ये तरीका कभी भी सभ्य नहीं माना जा सकता है कि मृत्यु दर अधिक करके और जनसंख्या को कम किया जाए। तो खैर, ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली अवस्था की विशेषता क्या है, पहली अवस्था का नाम क्या है, किस तरह की अर्थव्यवस्था की ये विशेषता होती है। तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, ये चीजें आप याद रखिए। दूसरी जो अवस्था है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब कि प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था। ये जहां अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विशेषता को बता रही थी, ये विकासशील राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को बताने का काम करती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में एक और जहां कृषि की तो प्रधानता होती ही है, साथ ही साथ थोड़ी मात्रा पर ही सही, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का भी विकास शुरू हो जाता है। विकास के इस अवस्था में लोगों को सरकार के प्रयासों से बेहतर भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने लगती हैं। बेहतर भोजन के कारण इस अवस्था में लोगों का जो फर्टिलिटी रेट है या जो प्रजनन का क्षमता है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहां भी अशिक्षा का अभाव होता है और लोग परिवार नियोजन के उपायों से अब भी अनभिज्ञ होते हैं और समाज अभी भी रूढ़िवादी होता है, जिस कारण से परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय नहीं अपनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे समाज में यह मान्यता होती है कि बच्चे ईश्वर के संतान हैं और उनको धरती पर आने से किसी भी कृत्रिम रूप से नहीं रोका जाना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बेहतर भोजन और स्वास्थ्य के कारण जन्म दर तो ऊपर हो जाता है या ऊपर रहता है, लेकिन सरकार के प्रयासों के कारण मृत्यु दर कम हो जाता है, डेथ रेट में कमी आ जाती है। तो नतीजा ये होता है, परिणाम ये होता है कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जिसके कारण से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, भारत 1921 के बाद लगातार कमोबेश इसी अवस्था में रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, लेकिन इसी अवस्था में रहा है। और 1921 से लेकर के 1981 मतलब 1981 तक भारत इसी अवस्था में, दूसरी अवस्था में रहा है, जहां उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति रही है। नतीजा जनसंख्या विस्फोट, और 1970 का दशक इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी माना जाता है, जहां जनसंख्या विस्फोट सर्वाधिक मात्रा में हुआ। जबकि यहां पर यह भी एक याद कर लें कि 1881 से जब पहली बार रेगुलर सेंसस शुरू हुआ था,
उस समय से लेकर के 1921 तक भारत विकास के इसी अवस्था में रहा था और 1921 से लेकर के 81 के आबादी वाले दौर में भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरी अवस्था में मौजूद रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को बोलते हैं उत्तर वृद्धिमान अवस्था, मतलब कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ये जो विशेषता है, ये विशेषता है एक विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का, जहां औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण बढ़ने लगता है, शहरीकरण बढ़ने लगता है, लोगों में शिक्षा की मात्रा जो है, उनका जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगता है। इस अवस्था में महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदारी पुरुषों के समान लगभग हो जाता है, उनके बराबर हो जाता है और आर्थिक क्रियाकलाप में उनके असहभागिता के कारण जन्म दर में स्वाभाविक रूप से कमी आता है, क्योंकि महिलाओं की जो दोहरी भूमिका हो जाती है, एक ओर अर्थव्यवस्था में भागीदार बनना तो दूसरी ओर पारिवारिक जिम्मेदारियों या बच्चों को संभालना। नतीजा एक तो शिक्षित समाज, औद्योगिकरण माहौल, तो सामाजिक रूपरेखा बदलता है और नतीजा ये होता है कि यहां जन्म दर में भी कमी आती है और साथ साथ कमी आती है मृत्यु दर में। नतीजा यह होता है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो तुलनात्मक रूप से कम होने लगता है और भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के इसी अवस्था में आज की तारीख में है, मतलब कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरी अवस्था में है। ऐसा इस आधार पर भी कि यूएनएफपीएफ ने जब ये आंकड़े जारी किए कि भारत आज विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र हो गया है, उसी में यूएनएफपीएफ ने, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने यह भी बताया कि भारत का जो पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 1.56%, ठीक है, जो कि तुलनात्मक रूप से भारत की आबादी को कम दिखला रहा है। और दूसरी तरफ ये कि यहां हम कह रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में भी कमी आती है, तो सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसको भी अगर हम लोग आधार बनाए, ये आंकड़े 2023 इसी वर्ष के हैं, मतलब ये डेटा भी जो है वो करंट है। ये जन्म दर अभी है 16.94 पर 1000 और जन्म दर का हम परिभाषा या अर्थ आपको पहले बता चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 26.1 पर 1000 है। इसका भी मीनिंग हम पहले बता रखे हैं। और ये जब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर दोनों में कमी आती है, तो इस कमी को हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि ये आंकड़े 2023 के हैं और 2022 की तुलना में जन्म दर में 1.25% की कमी आई है और मृत्यु दर में भी 3.89% का हम लोग कमी पाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक तौर पर कम होगी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर कम हो रहा है, लेकिन आज भी जो 1.56 पर ईयर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये कम नहीं है और यही रफ्तार अगर रहा तो आने वाले दिनों में और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये आंकड़ों के तहत हम लोग ये देख रहे हैं और अब हम लोग देखते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण की चौथी अवस्था, क्योंकि जो अर्थशास्त्री है 4 अवस्थाओं में ही जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि निम्न स्थैतिक अवस्था। ये बेसिकली जो तीसरा जो विशेषता है विकसित राष्ट्र का, उसी का और डेवलप रूप है। यहां पर समाज जो है वो पूर्ण रूप से शहरीकृत हो जाता है, पूर्ण रूपेण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण पर आधारित हो जाता है और महिलाओं के सोच में, उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। महिलाएं अब अपने सौंदर्य के प्रति, अपने रूप के प्रति इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं, इतना अधिक जागरूक हो जाती हैं कि उनके दिमाग में यह बात आता है कि अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो उनका रूप रंग बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो नए बच्चों का जन्म होता ही नहीं है, जो कि सजीव का जो मुख्य विशेषता है प्रजनन, इस सिद्धांत के खिलाफ हो जाता है।
नतीजा ये होता है कि कई सारे राष्ट्रों में ये भी देखा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव चला गया है। इसके उदाहरण रिसेंटली अभी देखने को जापान में, रसिया में, यूक्रेन में, इटली में, बेलारूस में देखने को मिला है, जहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव चला गया है, क्योंकि नया जन्म होता नहीं है और मृत्यु शाश्वत है। एक वक्त के बाद सब लोगों को मरना है। नतीजा की जनसंख्या नकारात्मक रूप से बढ़ने लगती है। तो अर्थशास्त्री 4 अवस्थाओं में जमानकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। हालांकि जो भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर हैं, वो 6 स्टेज में ले जाते हैं, जो बेसिकली तीसरे स्टेज का ही और आगे का रूप होता है। लेकिन इकोनॉमी में हम लोग इन 4 अवस्थाओं में ही देखते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 अवस्थाओं के बीच की स्थिति का इसमें आकलन किया जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट और इधर समय। ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, ये तीसरा और ये चौथा स्टेज, जहां हम लोग इसको निगेटिव तौर पर, जहां बताया था आपको कि कई राष्ट्रों में आबादी नकारात्मक या ऋणात्मक तौर से वृद्धि होने लगती है। पहले स्टेज में देखिए उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। विशेषता क्या था कि उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, नतीजा पॉपुलेशन का बढ़ना सीमित होगा, क्योंकि बढ़ी हुई आबादी को बढ़ा हुआ मृत्यु दर रिप्लेस कर देता है। दूसरा में उच्च जन्म दर, थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग और ऐसे कर सकते हैं, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। नतीजा क्या होगा कि ये स्थिति, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, जनसंख्या विस्फोट को जन्म देगा। तीसरी अवस्था में हम लोग पाते हैं कि धीरे धीरे दोनों में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में फासला कम होता चला जा रहा है। दोनों लगभग बराबर होते चले जा रहे हैं, जैसा कि हम आपको जन्म दर और मृत्यु दर का आंकड़ा के तहत भी दिखलाए थे। लेकिन चूंकि सजीव का मुख्य विशेषता है प्रजनन, तो प्रजनन तो होगा ही, और चूंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है तो मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। तो तीसरा स्टेज का विशेषता है। चौथा स्टेज जहां जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर है, और उसके बाद चूंकि सजीव का मुख्य विशेषता प्रजनन है और नया प्रजनन होगा नहीं, जैसा कि बता चुके हैं आपको, तो ये नकारात्मक जाएगा। तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। यूपीएससी में एक ग्राफ बनाया हुआ था और ये चीज बनाया हुआ था, और यहां पर क्वेश्चन मार्क था कि ये क्या है, तो आंसर आपके सामने है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में ये देखा कि जैसे जैसे किसी देश की आबादी अशिक्षित, खेतिहर और ग्रामीण से शिक्षित, औद्योगिक और नगरीय जनसंख्या की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे जनसंख्या की विशेषताओं में भी परिवर्तन नजर आता है। जहां खेतिहर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, वहीं शिक्षित और औद्योगिक नगरीय समाज का मुख्य विशेषता बनकर के उभरता है जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, जिसके कारण से हमारा जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। हालांकि भारत का जनसंख्या ग्रोथ रेट अभी भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये 1.56% के स्तर पर है। जब ये 1% के आसपास आ जाएगा तब हम लोग जाकर के स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।